am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter, that is electrochemistry. Electrochemistry class 12th का chapter number 3 है, जिसमें हम लोग concepts discuss कर चुके हैं. अब हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं. तो बच्चे चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपने कंसेप्ट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे और साथ ही आज के सेशन में क्या बेहतर होने वाला है. प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए लेक्चर नंबर 1 की, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन किया था. सेकंड लेक्चर में नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिस्कशन हुआ था. थर्ड लेक्चर की अगर बात करें तो उसमें हमने कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के बारे में भी पढ़ लिया था, फिर चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की हो और या फिर आयनिक सॉल्यूशन की हो. मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी इन आयनिक सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया था. वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन को डिस्कस किया था. फोर्थ लेक्चर की अगर बात करें जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कशन किया था और साथ में उसके प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात की थी. लास्टली हम लोगों ने बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स का डिस्कशन किया था. अब गाइस बारी आती है हमारे अभी के लेक्चर की, यानी कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर. हमारे जितने भी तरीके के क्वेश्चन आंसर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बन सकते हैं, चलिए हम लोग आज उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को. कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कंट्रास्ट विद अ सॉल्यूशन जिसकी आपकी पीएच वैल्यू है 10. तो गाइस हमको क्या करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को निकालना है जब आपके सॉल्यूशन का पीएच 10 है. कैसे कैलकुलेट करोगे? तो चलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर होने वाली रिएक्शन को लिख लेते हैं. क्या है? H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाफ H2 देता है. यानी कि अगर हम नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करें, हम कॉन्सेंट्रेशन की जब भी बात करते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं. तो बस गाइज यहाँ पर भी आपकी बात किसकी हो रही है, पोटेंशियल हमको निकालना है. आपको पीएच दिया हुआ तो एज यूजुअल नर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे. तो EH+/हाफ H2 E0 H+ माइनस 0.0591 अपॉन n log 1/H+. ये आपका हो गया स्टैंडर्ड वे लिखने का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए. यहाँ पर सॉलिड में आपका जाता है हाइड्रोजन, इसीलिए सॉलिड के लिए वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए हमने पुट कर दिया है. तो गाइज अब वैल्यू पुट करेंगे. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमारे E0 क्या होता है, 0 वोल्ट. क्या होता है? E0 होता है हमारा 0 वोल्ट. तो हमने 0 लग दिया. माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग पीएच की वैल्यू दी है 10, तो 10 की पावर 10. ठीक है, 10 की पावर माइनस 10. क्यों? क्योंकि हमको पता है पीएच अगर आपका 10 दिया है तो हाइड्रो जो आपका प्रोटॉन है यानी H+ आयन है वो आपका क्या बनेगा, 10 की पावर माइनस 10 m बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला. तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये ऊपर जाकर क्या बनेगा, 10 बनेगा. तो बस 0.0591 मल्टीप्लाई बाय 10 आपकी वैल्यू आ गई ई सेल की माइनस 0.591 वोल्ट. यानी कि इसका पोटेंशियल क्या हुआ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, 0.591 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल. अब हमको क्या करना है, सेल का ईएमएफ निकालना है. इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, जिसमें आपकी एक रिएक्शन हो रही है. रिएक्शन क्या है, Na जब ट्वाइस Hg आयन से 0.002 m पर रिएक्शन कर रहा है तो आपको निकल आयन और साथ में ट्वाइस Ag दे रहा है. क्लियर? तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ई सेल की रिएक्शन हो जाएगी. ई सेल की आपको वैल्यू दी हुई है 1.05 वोल्ट. क्या दी है, ई सेल की वैल्यू दी है 1.05 वोल्ट. तो गाइज एज यूजुअल कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, ईएमएफ ऑफ सेल हमको निकालना है. हमने क्या करना है, ई सेल यानी नर्स्ट इक्वेशन लगा देनी है. ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n ऑफ निकिल आयन ओवर Hg आयन, क्योंकि हमारा ये क्या हो जाएगा, Q है ना, लॉग Q. अब वैल्यू पुट करो. हमको इसकी वैल्यू दी हुई है 1.05. ये देखो ई सेल की वैल्यू हमको दी है 1.05 वोल्ट, लगा दी. एन की वैल्यू हमारी 2 है, ट्वाइस Ag लगा दिया. लॉग 1.60 आपको 160 आपको वैल्यू दी हुई है और साथ में 0.02 आपको वैल्यू दी हुई है. आपने वैल्यूज को पुट किया, अब इसको सॉल्व करना शुरू किया. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कहाँ जाएगा, देखो वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, इतना तो सेम ही रह गया. अब यहाँ पर देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कट पिट कर दे,
है ना, इसको कटपिट कर दिया तो हमारा आ गया log 4 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि हमारे 10 की वैल्यूज जो है उनको हम मल्टीप्लाई में लेंगे डिवाइड से। अब देखो जब इसको और सॉल्व करोगे तो log की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 4 6.21। अब इसको आपने क्या कर दिया 4.6021 कर दिया। क्लियर। अब देखो इसे और सॉल्व करो गाइस, इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो उसकी वैल्यू जाएगी 0.14 वोल्ट। माइनस करने पर आपके ई सेल आ जाएगा 0.91 वोल्ट। क्या आ जाएगा 0.91 वोल्ट। नेक्स्ट देखो, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। एक ऐसा सेल जिसमें आपकी एक रिएक्शन हो रही है। क्या रिएक्शन हो रही है? जब आपका Fe आयन एक्वस आई आयन से यानी आयोडाइड सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो आपको Fe+2 और I2 देता है। यहाँ पर ई सेल की वैल्यू हमको दी है 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पर ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.236 वोल्ट। क्लियर। अब आपको कैलकुलेट करनी है गिब्स एनर्जी। क्या? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, यानी कि आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल कांस्टेंट, और आपको सेल कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? देखें, देखो गाइस, जब आपका Fe+3 आयन ट्वाइस I से रिएक्शन करेगा तो आपको Fe+2 और I2 देगा। ये आपकी एक जनरल रिएक्शन गिवन है। अब इसमें हमको क्या क्या चीज पता है? हमें n=2 पता है और हमको पता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी किसी रिएक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा Rg0 = -NF E0 सेल, है ना, डेल्टा Rg NF E0 सेल। ये हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था, राइट। अब वैल्यूज को पुट कर दो। फेराडे की वैल्यू क्या होती है? 96,500, है ना, या फिर 96,46,8, राइट। तो आपने वैल्यू पुट कर दी। ई नॉट सेल की आपको ऑलरेडी दी हुई है 0.236। कैलकुलेट करने पर डेल्टा Rg0 क्या आया? -45.55 किलो जूल मोल इनवर्स आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डेल्टा Rg0 की वैल्यू क्या आ गई? -2.303 RT log Kc इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो log Kc आप कैसे निकालोगे? डेल्टा Rg0 ओवर 2.303 RT। ठीक है, तो बस आपने वैल्यू पुट कर दी। अब डेल्टा Rg0 की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है, हमने लगा दी अपॉन 303 RT। R आपका कांस्टेंट है, यानी कि 8.314 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो नेक्स्ट देखो गाइज, ये देखो जरा, T 298 केल्विन लगा दिया। कैलकुलेट करने पर आपकी वैल्यू आई 7.983। ये किसकी आ गई? log Kc की वैल्यू आ गई। अगर हम log Kc का एंटी लॉग लें तो Kc क्या हो जाएगा? लॉग लेने पर एंटी लॉग 7.987 हो जाएगा। अगर इसके टेबल से वैल्यू निकाली जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.616 इंटू 10 की पावर 7। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई हमको तो एंटी लॉग की वैल्यू याद नहीं है, तो गाइस टेंशन फ्री रहो, पेपर में आपको लॉग एंटी लॉग की पूरी टेबल दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट द वे टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ वाटर। अब आपको वो तरीका अपनाना है कि किस तरीके से हम वाटर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो गाइज हमको पता है ना, कोलाश लॉ हमारा किसके लिए है? प्योर वाटर के लिए। ठीक है, तो बस हमने करना है यूज इस लॉ को, जिसमें आपका लैम्डा नॉट m वाटर के लिए कैलकुलेट करना है। तो गाइज कैसे कैलकुलेट करोगे? लैम्डा नॉट m = लैम्डा नॉट m HCl प्लस लैम्डा नॉट m NaOH माइनस लैम्डा नॉट m HCl NaCl। क्लियर। क्योंकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में काम हो रहा है, राइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा नॉट m की वैल्यू HCl के लिए और NaCl के लिए या फिर NaOH के लिए वो आपकी नोन होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूट करनी होगी उनकी वैल्यू, जिससे कि आपका डेल्टा नॉट m आ जाएगा। मतलब सिंपल क्या है, हमें निकालने का तरीका क्या होगा? सीधे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यूज क्वेश्चन में दी होंगी और डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। क्लियर। तो ये आपका तरीका होगा जिसमें आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना होगा।
नेक्स्ट है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथोनिक एसिड इज 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना है जब आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि लैम्डा नॉट H प्लस की वैल्यू है आपकी 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। और लैम्डा नॉट की HCOO माइनस आयन के लिए वैल्यू है 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अब आपको वैल्यूज को निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो जरा गाइज, एज यूजुअल हम लोगों ने क्या करना है, लैम्डा नॉट किसके बराबर होगा? वीक एसिड के लिए लैम्डा नॉट उसके आयंस के बराबर होगा ना, तो बस लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट HCOO माइनस आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों की वैल्यूज के इक्वल होगा। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो, 349.6, 54.6, जब इन्हें ऐड करोगे तो आ जाएगा 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो गाइज, अब लैम्डा m कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी? 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या आ जाएगी? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी। गाइज अगर बात करें अल्फा की, तो अल्फा क्या आएगा? लैम्डा MC अपॉन लैम्डा नॉट m। अब वैल्यूज को पुट कर दो। लैम्डा m कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या आएगा? 46, जो कि अभी निकाला हम लोगों ने टोटल कॉन्सेंट्रेशन। लैम्डा नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हमको दी हुई है। सॉल्व करने पर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.114। राइट। अब देखो रिएक्शन लिख लेते हैं। गाइज हमारी रिएक्शन क्या होगी? HCOOH, इसमें आपके दो आयन में आपका ये डिसोसिएट हो गया है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन में डिसोसिएट हो गया। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें, इमेजिन कर लो कि आपके एसिड की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, तो गाइज यहाँ पर आपका प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, हमने 0 लिख दिया। अब एक टाइम के बाद क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे हमारे C में से अल्फा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, यानी कि C अल्फा आपके दोनों आयंस बन गए, यानी कि दो प्रोडक्ट्स बन गए। तो आपके Ka की वैल्यू या फिर K अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? बताओ K अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट करेंगे, दोनों आयंस है ना, पॉजिटिव कैटायन एनायन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। कैटायन एनायन मतलब Ca का होल स्क्वायर, यानी C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि आपका C, ठीक है, क्यों आपका C यहाँ से यहाँ कट गया, एक C यहाँ से यहाँ कट गया, और 1 अपॉन C 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, C की अल्फा की वैल्यूज को पुट करो, तो 0.025 मल्टीप्लाई 0.114 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.114, और वैल्यू इक्वल में आपकी क्या आ जाएगी? सॉल्व करने पर Ka की वैल्यू आ जाएगी 3.67 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? K अल्फा की वैल्यू आ गई। क्लियर। बस यही तो हमको निकालना है, कंडक्टिविटी निकालनी है, निकाल दिया आपने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रोलिटिकली। हमें उन मेटल्स को की लिस्ट को सजेस्ट करना है जो आपके इलेक्ट्रिकली या फिर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो चलो गाइज हम पहले ये जान लें वो कौन कौन से हो सकते हैं मेटल्स जो आपके इलेक्ट्रिकली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। पहली बात, जो आपके हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, मेटल्स होंगे, वो आपके इलेक्ट्रिकली या फिर इलेक्ट्रोलिटिकली निकाले जाते हैं। द हाईली रिएक्टिव मेटल हैव लार्ज निगेटिव इनॉट वैल्यू। जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो आपकी हाईली निगेटिव इनॉट की वैल्यू रखते हैं, विच कैन देमसेल्फ एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। कैन बी एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रोलिटिकली, ये ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मेटल जो खुद हाईली रिएक्टिव होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट,
द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहते हैं। क्लियर गाइज? एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा था, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फेरस है, या फिर आपका एल्यूमिनियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका एयू है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके आसानी से निकाले जा सकते हैं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकली प्योरिटी के साथ निकाले जा सकते हैं। साथ में गाइस कॉपर है, एक है कॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एयू आपके एक्सेप्शन केस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द रिएक्शन। अब आपको कुछ रिएक्शन को समझना है। रिएक्शन क्या है, Cr2O7 -2 आयन प्लस 14H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करके आपको क्या दे रहे हैं, Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O दे रहे हैं। What is the quantity of electricity in कूलाम? अब हमको कूलाम में इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी बतानी है जो कि आपके 1 मोल Cr2O7 को रिड्यूस करती है। क्या करती है, 1 मोल Cr2O7 को रिड्यूस कर रही है। तो गाइज फॉर एन रिएक्शन हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 1 मोल Cr2O7 आयन दिया हुआ है, जिसमें आपके 6F यानी कि 6 फेराडे आपके रिक्वायर है। क्लियर? क्या रिक्वायर है, 6 फेराडे आपको रिक्वायर है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि 6 फेराडे रिक्वायर है, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब देखो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, फेराडे की वैल्यू को, तो आपका आ गया 579,000 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आपने 6 फेराडे की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका टोटल वैल्यू आ गया जो कि आपके 1 मोल Cr2O7 को डिसोसिएट करने के लिए रिक्वायर होगा। अब आपको क्या करना होगा, जब आपको एक वैल्यू पता चल गई, यानी कि 57,900 कूलाम आपको वैल्यू पता चल गई, तो अब आप इसको इलेक्ट्रिकली रिड्यूस कैसे करोगे, जब आप Cr2O7 को रिड्यूस करोगे, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा, Cr2O7 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक जाने में गाइस क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज। अब हमको एक ऐसी केमिस्ट्री के बारे में लिखना है जो कि लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज करने पर हम ऐसा कौन सी बैटरी लें जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। हाईलाइट द मटेरियल ऑफ दैट इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग। हमको वो मटेरियल को हाईलाइट करना है जो कि उसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस जब मैंने आपके बैटरीज की बात करी थी, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज बताई थी। प्राइमरी बैटरी आपकी एक बार यूज होने के बाद बेकार हो जाती है। सेकेंडरी जो बैटरी होती है अगर आपकी एक बार यूज हो जाए उसे आप फिर से रिचार्ज करके यूज कर सकते हो, राइट? जो कि 2 तरीके से बनी होती है, एक लेड के थ्रू, एक निकिल के थ्रू, निकिल कैडमियम के थ्रू, राइट? तो लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ एनोड ऑफ लेड एंड कैथोड ग्रिड लेड पैक्ड विद द PbO2। यहाँ पे आपका क्या है, एनोड पर आपका क्या होता है, लेड, यानी एनोड आपका किसका बना होता है, लेड का। वहीं पर अगर कैथोड की बात करें तो गाइज जो हमारा कैथोड है वो आपका लेड की ग्रिड से बना होता है, ग्रिड ऑफ लेड, और ये आपको PbO2 देता है। क्लियर? साथ में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका होता है 38% H2SO4 जो कि आपका फिलअप होता है। ठीक है, ये तो हमने जो बात करी है ये आपके लेड बैटरी के बारे में बात करी है। ये किसके बारे में बात हो रही है, लेड बैटरी की। एक और होती है, दूसरी होती है एक निकिल कैडमियम। अब गाइस निकिल कैडमियम बैटरी में क्या है, तो निकिल कैडमियम बैटरी में आपका निकिल एज अ पॉजिटिव आयन और कैडमियम के ऑक्साइड आपके यूज किए जाते हैं। तो ये 2 बैटरी हैं जिसमें ये वाली आपकी थोड़ी चीप होती है और ये वाली आपकी कॉस्टली होती है। ठीक, नेक्स्ट
अब देखो गाइस, इसकी रिएक्शन हमने समझाई है लेड बैटरी की। एनोड पर रिएक्शन कौन सी होती है? जब आपका Pb SO4 माइनस आयन से रिएक्शन करता है तो Pb SO4 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि आपके Pb का ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से PbO2 जो आपका बना, जब इसने सल्फेट आयन से रिएक्शन करा एक्वस सॉल्यूशन में 4H प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये PbSO4 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया। क्लियर? अब गाइस ओवरऑल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। क्या है इसकी ओवरऑल रिएक्शन? जब PbO2 से H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो PbSO4 और साथ में आपको वाटर देता है, यानी कि जब आप बैटरी को चार्ज करोगे तो ये आपको रिवर्स रिएक्शन देगी। क्या देगी? रिवर्स रिएक्शन देगी, यानी कि आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। That is PbSO4 डिपॉजिट इलेक्ट्रोलाइट्स। PbSO4 इलेक्ट्रोलाइट्स को डिपॉजिट करेगा और कन्वर्ट बैक टू Pb और वापस से Pb में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका PbO2 और H2SO4 रीजनरेट हो जाएंगे। क्या होंगे? रीजनरेट होंगे, जिससे कि आपकी बैटरी फिर से आप चार्ज करके यूज कर पाओगे। नेक्स्ट है हाउ टू रस्टिंग ऑफ आयरन इज इनवाइसेज, या फिर कहना चाहिए अगर सिंपल वे में बोले कि बर्बाद होना। राइट? एक्सप्लेन हाउ द रस्टिंग ऑफ आयन इज इनवाइसेज्ड एज सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि हम कैसे आपके इस रस्टिंग ऑफ आयन के इनवाइसेज को शो कर सकते हैं। तो गाइज एक चीज समझो, वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, अगर आपका वाटर है वो अगर आयरन के सरफेस पे होगा तो वो क्या करेगा? इस आयरन को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट। राइट? तो एसिडिक ऑक्साइड ऑफ एयर लाइक CO2, SO2, ETC फॉर्म एसिड्स विच डिसोसिएट एंड गिव्स H प्लस आयन। अब देखो, जब हमारे रस्टिंग आयरन का हो रहा है तो यानी कि आयरन का ऑक्साइड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, साथ में जो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या करेंगे? वो आपके अनदर एसिड्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? और जब ये एसिड्स आपके फॉर्म होंगे तो वो H प्लस आयन को डिसोसिएट करेंगे, क्योंकि यही हमारे एसिड का नेचर होता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इनवाइसेज ऑफ रस्टिंग ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो, इसे एक रिएक्शन से समझते हैं। जब आपका H2CO2 से रिएक्शन करेगा, यानी कि किससे? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा, तो आपका H2CO3 बनेगा। ठीक है? अब ये H2CO3 एक एसिड है, वीक एसिड है, H प्लस आयन देगा और साथ में CO3-2 आयन देगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयरन लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Fe3 आयन, यानी कि अगर आपका H प्लस आयन प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाली टेंडेंसी शो कर रहा है। इसका मतलब आपका फेरस आयन फेरस का आयन बनेगा। ठीक है? अब हैंस द स्पॉट एक्ट एज एनोड। ये रिएक्शन आपकी एनोड पर देखेगी, जब आपका आयरन Fe+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करेगा। द इलेक्ट्रॉन रिलीज मूव थ्रू द मेटल। जो आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, अगर ये मेटल की तरफ लूज हो तो क्या करेगा? रीच वन अनदर स्पॉट वेयर H प्लस आयन एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन टेक प्लेस इलेक्ट्रॉन्स। देखो, जो आपके Fe आयन ने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े उसे दूसरा आपका मेटल जाके गेन कर लेगा। ये देखो, अब देखो यहाँ पर कैथोड पर रिएक्शन क्या हुई? ये 4H प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके H2 के साथ रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब गाइस ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी? ट्वाइस FeO2 प्लस 4H प्लस एरो लगा के Fe+2 एंड H2, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 10 इसका मतलब ये हुआ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप ऑन द सरफेस। ठीक है? हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के को सरफेस पर सेटअप कर सकते हैं। फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज। इसमें क्या होगा? फेरस आयन आपका फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन। क्लियर?
विच कंबाइंड वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3.H2O, जो कि आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन को शो करता है। यही तो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन, आपकी एक रिएक्शन हो रही है, जिंक जब Ag प्लस आयन से रिएक्ट कर रहा है तो आपको 7 मेटल आयन और साथ में ट्वाइस Ag दे रहा है। तो आपको क्या क्या बताना है, पहले ये बताना है कौन सा इलेक्ट्रोड आपका निगेटिवली चार्ज होगा, दूसरा आपको बताना है कि आपके जो करंट है सेल में वो आपके किस कैरियर के द्वारा आ रहा है, दूसरा आपको इंडिविजुअल रिएक्शन बतानी है दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए। क्लियर, चलो देख लेते हैं। तो गाइज ये है हमारा सेटअप। क्या सेटअप है, एक दो बीकर है, एक में आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है जो कि एनोड साइड में हो रही है, दूसरी तरफ आपके कैथोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है जो कि आपके कैथोड पर हो रही है। इसका मतलब ये आपका डैनियल सेल शो हो रहा है, राइट, बिल्कुल वैसा ही है। और ये अगर ब्रिज से जुड़ा हुआ है, साथ में गाइज इसमें वोल्ट मीटर लगा दिया जिससे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर लो। तो इलेक्ट्रॉन किधर को जा रहे हैं, इधर साइड में जा रहे हैं, यानी कि करंट इसके अपोजिट साइड में फ्लो होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो हो रहे हैं यानी कि करंट इस साइड में फ्लो हो रहा है, तो बस ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी गाइस, जब आपके ये पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में जाएंगे यानी कि आपको क्या देंगे, जिंक अपने Zn+2 देगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके कॉपर की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन आपके Ag की तरफ जा रहे हैं। तो Ag क्या करेगा, Ag आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और खुद Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन और ये हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे गाइस, जिंक प्लस आयन डबल स्लैश Ag प्लस एंड Ag, ये डबल स्लैश आपके ब्रिज को शो कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एनोड जिंक इलेक्ट्रोड विल बी निगेटिवली चार्ज, जो हमारा एनोड है यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड है वो आपका निगेटिवली चार्ज होगा। वहीं पर अगर बात करें करंट की, तो करंट आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट जाएगी, यानी कि आपके जिंक से सिल्वर की तरफ जाएगी, राइट, जिंक से सिल्वर की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, एक सेकेंड, जिंक से सिल्वर की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि करंट आपके सिल्वर से जिंक की तरफ जाएगी, किधर, सिल्वर से जिंक की तरफ जाएगी, यस, राइट। अब एनोड की बात कर लेते हैं, एनोड पर रिएक्शन क्या हो रही है, तो गाइस ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। और वहीं पर अगर हम बात करें कैथोड पर, तो गाइस आपकी रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, यानी कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन को निकालकर Zn+2 में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। वहीं पर अगर दूसरी बात करें तो गाइस दूसरे रिएक्शन में आपका कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिडक्शन रिएक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट करना है हमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल के लिए, और आपको कुछ रिएक्शन दी हुई है, 1 और 2, ये 2 रिएक्शन दिए। तो गाइस कैसे करेंगे, पहली रिएक्शन के लिए जब हमने ई सेल कैलकुलेट करना है तो गाइस हमको पता है ई सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल माइनस कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। दोनों की वैल्यूज हमको दी हुई है, पीछे देखो दोनों की वैल्यूज हमको दी हुई है, तो बस हमने वैल्यूज को पुट किया और ई सेल की वैल्यू निकाल ली। तो अब ई सेल की वैल्यू निकाल रही है तो मतलब डेल्टा जी आप आसानी से निकाल सकते हो। डेल्टा जी क्या होता है, एन माइनस एन एफ ई सेल, है ना। तो माइनस एन एफ ई सेल की वैल्यू रख दी, एन एफ मतलब 6 मोल और एफ का मतलब आपने फेराडे की वैल्यू रख दी, ई सेल जो भी निकाला वो रख दिया। कैलकुलेट करने पर आपकी वैल्यू आ गई 196860 CV, यानी कि अगर इसको आप किलो जूल में लिखोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 196.86 किलो जूल। अब देखो, अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। गाइस केसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी 2.303 लॉग केसी या फिर लॉग क्यू, कुछ भी लिख लो। तो अब देखो वैल्यू पुट करो, लॉग केसी हमको निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट ओवर 2.303 RT। अब ये डेल्टा जी की वैल्यू आपने अभी निकाली, इसको पुट कर दिया, बाकी वैल्यूज को पुट कर दिया। कैलकुलेट करने पर आपका लॉग केसी आया 34.501। अब इससे केसी की वैल्यू एंटी लॉग में चली जाएगी, जिसकी वैल्यू होती है 3.17 इंटू 10 की पावर 34। नेक्स्ट है कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल, यानी कि ई सेल
में से आप कैथोड में से एनोड को घटाना है। तो कैथोड की वैल्यू है 0.80, एनोड की वैल्यू है 0.77। कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.03 वोल्ट। यानी कि अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालना है, जिसकी वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी 2.303 RT log केसी। तो हमें डेल्टा जी नॉट नहीं पता, इसलिए हमने पहले निकाला डेल्टा जी नॉट। वो किससे आया? NF E नॉट सेल से। NF की वैल्यू पता है, E नॉट सेल अभी हमने निकाला, वैल्यू को पुट किया, सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई 2.895 किलो जूल, 2.895 किलो जूल। अब गाइज इस वैल्यू को हमने लॉग केसी की वैल्यू निकालने के लिए पुट कर दिया, माइनस से माइनस कट गया, आपकी वैल्यू आ गई 0.5074, 0.5074। यानी कि केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंटी लॉग 5.074 यानी कि 3.22। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन बटन सेल्स वाइडली यूज इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। और ये कुछ रिएक्शन टेक प्लेस करता है। कौन कौन सी रिएक्शन? Zn AgO2 half H2O, रिएक्शन से Ag आयन, Zn आयन, Ag और OH आयन। डिटरमाइन गिव्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन एंड E नॉट सेल फॉर रिएक्शन। आपको रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी हुई है, रिडक्शन रिएक्शन दी हुई है, और दोनों की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की E नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है। तो गाइज इसको कैसे करोगे? हमें पता है जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag2O का रिडक्शन हो रहा है। अभी पीछे देखा, हमने क्या करना है, डायरेक्ट E नॉट सेल में वैल्यू को पुट कर देना है। तो वैल्यू को पुट कर दिया, कैलकुलेट करने पर E नॉट सेल की वैल्यू आई 0.0104 वोल्ट, राइट। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है, डेल्टा जी निकालना है। तो NF E सेल को रख देंगे, तो माइनस NF E सेल को रख दिया, वैल्यू को पुट किया, सॉल्व करने पर वैल्यू आई -2.13 इंटू 10⁵ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.01 mole KCl solution is at 298 Kelvin is 0.146 into 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो गाइज आपको क्या करना है? वैल्यू को निकालना है, सेल कांस्टेंट वैल्यू को निकालना है। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्टिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी अपॉन रेजिस्टेंस से हमने वैल्यूज को पुट करना शुरू किया। कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है, रेजिस्टेंस हमको दिया है, कैलकुलेट करने पर सेल कांस्टेंट आया 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। Last question, conductivity of 0.0241 molar acetic acid is 7.896 into 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। आपको मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। अगर आपके लिए लैम्डा m नॉट की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दी है, तो गाइस बताना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। देखो हमको फॉर्मूला पता है लैम्डा नॉट सी, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए आपका फॉर्मूला निकालने की कांस्टेंट निकालने के लिए हमको पहले लैम्डा m निकालना पड़ेगा। कप्पा 1000 अपॉन मोलैरिटी, वैल्यू को पुट करो। कप्पा की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 हमने रख दिया अपॉन मोलैरिटी 0.00241 आपको दी है। सॉल्व करने पर लैम्डा m की वैल्यू आ जाएगी 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। अब गाइस हमको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि अल्फा। अल्फा क्या होता है? लैम्डा mc अपॉन लैम्डा नॉट m। तो बस दोनों वैल्यू रख दी 32.76 अपॉन 390.5। कैलकुलेट करने पर अल्फा की वैल्यू आ गई 8.4 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि के अल्फा आपका क्या आ जाएगा? तो गाइज के अल्फा आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए आपने कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रख दी 0.0024। अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली 8.4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.084 को आपने सॉल्व किया, तो के अल्फा की वैल्यू आ गई 1.86 इंटू 10⁻⁻5, और ये आपका हो गया डिसोसिएशन
कांस्टेंट। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक जिसमें कि हम लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर बन सकते थे, जिसमें कई हमने इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले भी यूज किए, चीजों को पीछे रिकैप किया। प्यारे बच्चे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।